Good morning, student. Today we are going to discussing some important terms of chemistry. First important term is the bond length. What is the bond length? देखिए this is a molecule NaCl and यहाँ पर आप देखिए कि ये आपका NaCl Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव एंड दिस इज़ द बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड. ठीक है, हमने पीछे भी पढ़ा था एक बॉन्ड इनके बीच में बना हुआ है. देयर इज़ द अट्रैक्शन बिटवीन Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. दीज आर द न्यूक्लियस ऑफ Na पॉजिटिव एंड दिस इज़ द न्यूक्लियस ऑफ Cl नेगेटिव. अब बॉन्ड लेंथ को आप डिफाइन कैसे करोगे? जो ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, इसके और इसके बीच का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच का जो ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ कहते हैं. देखिए, द डिस्टेंस इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम इन ए मॉलिक्यूल इज नोन एज द बॉन्ड लेंथ. दो बॉन्डेड एटम के बीच में जो आपको डिस्टेंस दिखाई देता है उनके सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई से, उसको हम क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ कहते हैं. ठीक है, क्लियर? एंड दिस बॉन्ड लेंथ is measured by with the help of X-ray diffraction pattern, electronic diffraction. These are method which are used to measure the bond length of various molecules. अब हम पढ़ते हैं फैक्टर. कौन कौन से फैक्टर है जिनके ऊपर बॉन्ड लेंथ जो है वो डिपेंड करती है. फर्स्ट, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी. मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या है कि आपके मॉलिक्यूल के बीच में सिंगल एटम है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, या फिर आपका ट्रिपल बॉन्ड है. ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, फिर आपका कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है. ठीक है, और फिर कार्बन कार्बन के बीच में आपका एक ट्रिपल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है. ठीक है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड आपकी बढ़ती जा रही है. ठीक है, मतलब पहले सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड और फिर ट्रिपल बॉन्ड. तो आप एक बात ध्यान रखना, जैसे जैसे मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ हमेशा डिक्रीज होती है. ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? सिंगल की, फिर डबल बॉन्ड की और फिर ट्रिपल बॉन्ड की. जैसे जैसे आपका बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी, नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ जाएंगे दो एटम्स के बीच में, तो आपकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. ठीक है. सेकंड है साइज ऑफ एटम पे. जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ेगा तो आपको पता है कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी बढ़ेगा और आपकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. फॉर एग्जांपल, एक अच्छा सा एग्जांपल हम देखते हैं. जैसे आपके पास है बेटा हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, आप देख रहे हो. ठीक है, तो आप जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो आप कह रहे हो कि इन एटम्स का साइज़ जो है वो लगातार बढ़ता जाएगा. और आपको पता है कि जैसे जैसे एटम का साइज़ आपका बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये जो लेंथ है ये भी क्या होती जाएगी? आपकी इंक्रीज होती जाएगी. अगर ये चीज़ आपकी इंक्रीज हो जाएगी तो बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी? आपकी इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, तो एज यू मूव टॉप टू बॉटम, एटॉमिक जो रेडियाई है वो बढ़ती है. एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगी तो जो दूसरे एटम के साथ जो इन्होंने बॉन्ड बना रखा है, ठीक है, वो बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी? आपकी इंक्रीज होती जाएगी. तो जैसे जैसे एटम का साइज इंक्रीज होता है, बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाती है? आपकी इंक्रीज हो जाती है. ठीक है. नेक्स्ट इज़ द बॉन्ड एंगल. व्हाट इज़ द बॉन्ड एंगल? ये देखिए, हमने मीथेन को यहाँ अरेंज किया हुआ है. दिस इज़ द ज्योमेट्री ऑफ मीथेन, दिस इज़ ज्योमेट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है, अब ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है, इसके चारों तरफ आपके हाइड्रोजन एटम क्या है? अरेंज है और एक बॉन्ड बना रखा है. अब इनके बीच में जो ये एंगल बन रहा है, इन एंगल्स जो ये एंगल बन रहा है इनके बीच में, इसको हम क्या कहते हैं? बॉन्ड एंगल कहते हैं. ठीक है, हमने बॉन्ड जो ये बॉन्ड थे उनको एक सॉलिड लाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा है. तो आप कैसे डिफाइन करोगे? इट इज़ द एवरेज एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल containing bonding electron pair around the central metal atom in a molecule. ये सेंट्रल मेटल एटम है आपका. ठीक है, ये ऑर्बिटल हैं चारों तरफ इसके. ठीक है, और इन ऑर्बिटल्स और ये सेंट्रल मेटल एटम के बीच का जो ये एंगल बना है,
इसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एंगल कहते हैं। ठीक है, बॉन्ड एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं या तो डिग्री में या मिनट्स में या फिर सेकेंड में रिप्रेजेंट किया जाता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज बॉन्ड एंथैल्पी। व्हाट इज़ द बॉन्ड एंथैल्पी? इसको हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द 1 मोल ऑफ बॉन्ड। ठीक है, इन ए मॉलिक्यूल बिटवीन द एटम्स इन द गैसियस स्टेट। देखिए एग्जांपल देखिए इसका कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास H2 है। ठीक है, आपको इस H2 के अंदर ये जो बॉन्ड बना हुआ है इनके बीच में, इस बॉन्ड को क्या करना है, आपको तोड़ना है। तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ठीक है, आपको जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको उनकी एटम फॉर्म में लाने के लिए, आप जैसे इसको तोड़ दोगे तो ये अपनी एटॉमिक फॉर्म के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। तो आपको इतनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कहते हैं, एंथैल्पी भी बोलते हैं। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके ऊपर आपकी बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो डिपेंड करती है? सबसे पहले बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आप ये देखिए, मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर आपकी मल्टीप्लिसिटी बढ़ती है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब एक बात बताइए, जो एटम जितना पास होगा उसमें अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। मान लीजिए एक एटम और दूसरा एटम बिल्कुल क्लोज है, तो बॉन्ड लेंथ कम हुई। बॉन्ड लेंथ कम होगी तो आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। लेकिन मान लीजिए एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ है, डिस्टेंस क्या है, बहुत दूर है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ गया, बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, तो आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी इसको तोड़ने के लिए। ठीक है, तो जैसे जैसे आपकी बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाती है, आपकी कम हो जाती है। सेकेंड फैक्टर इज साइज ऑफ बॉन्डेड एटम। और आपको पता है कि जैसे जैसे बॉन्डेड एटम का जो साइज है बढ़ता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर देखो इससे एग्जांपल, अगर मैं यहाँ देखूँ, यहाँ पर मुझे कौन से बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, HI को, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड लेंथ बढ़ गई है, ये दूर चले गए हैं। तो यहाँ पर अगर आप इसको तोड़ना चाहोगे तो ये आसानी से टूट जाएगा, जबकि ये एक दूसरे के पास पास है। अगर हम इसको तोड़ना चाहेंगे तो आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो अट्रैक्शन कम हो जाता है। अट्रैक्शन कम होगा तो आपको उसको तोड़ने के लिए, उस मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए आपको कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, सेकंड द लास्ट अनदर फैक्टर इज बॉन्ड ऑर्डर। व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? ये देखिए, H और H के बीच में आपका एक बॉन्ड बना हुआ है, O2 के बीच में आपका डबल बॉन्ड बना हुआ है, N के बीच में आपका ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड है आपके एटम्स के बीच में एक मॉलिक्यूल के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, मतलब द नंबर ऑफ बॉन्ड विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स, बिटवीन द टू एटम्स इन ए मॉलिक्यूल इज नोन एज द बॉन्ड ऑर्डर। आप देख रहे हो बॉन्ड ऑर्डर 1, 2 एंड 3 है आपका। ठीक है, नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज रेजोनेंस। व्हाट इज रेजोनेंस? देखो रेजोनेंस क्या होता है, जैसे आपके पास ये SO3 का एक स्ट्रक्चर हमने बना रखा है। अगर आप लोगों ने लेविस स्ट्रक्चर आप लोगों ने अगर ड्रॉ किए होंगे, आप लेविस स्ट्रक्चर मैंने आपको पीछे बताए थे। ठीक है, आप लेविस जो स्ट्रक्चर हैं आपके कंपाउंड के, आप वो वाला वीडियो आप निकाल के देखिए और उसको पढ़िए पहले। तो अगर हम लेविस स्ट्रक्चर की तरफ जाएँ तो लेविस स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा कि एक बार हम बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट करते हैं तो डबल बॉन्ड इधर बन सकता है, इधर वाला शिफ्ट करते हैं तो डबल बॉन्ड इस तरफ भी बन सकता था, इधर वाला लोन पेयर शिफ्ट करते थे तो डबल बॉन्ड इस तरफ भी बन सकता था। तो ये सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं आपके किसके, SO3 के। आपने जितने पॉसिबल स्ट्रक्चर थे वो सारे स्ट्रक्चर आपने बना लिए, और ये एक मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर हमने इसका बनाया। मोस्ट स्टेबल कैसे बनाया, ये देखिए, हम ना ये डॉटेड फॉर्म में दिखाएंगे। इसका मतलब है कि ये जो बॉन्ड है, डबल बॉन्ड यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी, वो देखो तीनों पोजीशन पे आ रहा है। तो क्यों ना हम एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएं जिसमें ये जो बॉन्ड है वो हम हर जगह पर दिखाएं। आपको दिख रहा है कि डॉटेड फॉर्म में हम
इस तरफ भी दिखा रहे हैं, इस तरफ भी दिखा रहे हैं और इस तरफ भी दिखा रहे हैं। इस स्ट्रक्चर को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा आपका क्या होता है, स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। दैट इज़ नोन एज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और बाकी जो ये स्ट्रक्चर बनते हैं इनको हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, और जो स्टेबल होता है उसकी एनर्जी लीस्ट होती है, कम होती है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और जब भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं तो उनको डबल हेडेड एरो उनके बीच में हम लगाते हैं। और जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो 3 इस तरीके से आप सॉलिड लाइन बनाओगे, बॉन्ड बनाओगे, और फिर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसका बनाओगे। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या है? व्हेन ए मॉलिक्यूल कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल स्ट्रक्चर। आप यहाँ पे देख रहे थे, इस मॉलिक्यूल को हमने एक सिंगल स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं किया है, बहुत सारे इसके क्या बनाए, हमने स्ट्रक्चर बनाए, जितने पॉसिबल हो सके हमने उतने इसके क्या बनाए हैं, स्ट्रक्चर बनाए हैं। ठीक है, आप एक मॉलिक्यूल के जितने पॉसिबल स्ट्रक्चर है आप उन पॉसिबल स्ट्रक्चर को आप बनाइए, क्योंकि हर एक स्ट्रक्चर से हमें कोई ना कोई प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, आपकी डिस्क्राइब होती है। क्योंकि एक सिंगल स्ट्रक्चर से उसकी हम सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्क्राइब नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें क्या है, हमें उसके जितने पॉसिबल स्ट्रक्चर है वो हमें सारे के सारे हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि किसी स्ट्रक्चर से हमें उसकी अलग अलग किसी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चलेगा, दूसरे स्ट्रक्चर से हमें अनदर प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें पता चलेगा। तो इसलिए जितने पॉसिबल स्ट्रक्चर है आप एक मॉलिक्यूल के वो बनाइए और उनकी प्रॉपर्टीज़ को आप डिस्क्राइब कीजिए। इस फिनोमिना को ही हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस फिनोमिना कहते हैं। जैसे व्हेन अ मॉलिक्यूल कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल स्ट्रक्चर बट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ कैन बी डिसाइडेड बाय टू और मोर स्ट्रक्चर। मतलब एक सिंगल स्ट्रक्चर से आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते उसकी प्रॉपर्टीज़, आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए मोर देन 2 स्ट्रक्चर आपको क्या करने पड़ेंगे, उसके ड्रॉ करने पड़ेंगे। दिस फिनोमिना इज नोन एज द रेजोनेंस एंड द एक्चुअल स्ट्रक्चर, जो मोस्ट स्टेबल जो स्ट्रक्चर है उसको हमने क्या नाम दिया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मैंने आपको पहले ही बताया था, द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर इज नोन एज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मैं एक टर्म और आपको बताती हूँ, रेजोनेंस एनर्जी। देखिए, मैंने आपको पीछे कहा कि जो आपका ये वाला जो स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दिस इज़ वेरी स्टेबल स्ट्रक्चर, और इसकी एनर्जी क्या होती है, लिस्ट एनर्जी होती है, मतलब कम एनर्जी होती है। जिस मॉलिक्यूल की एनर्जी जितनी कम होती है वो उतना ही ज़्यादा क्या होता है, आपका स्टेबल होता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और ये है कैनोनिकल स्ट्रक्चर जिनकी एनर्जी इनसे थोड़ी सी क्या है, आपकी ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी एनर्जी ज़्यादा, इसकी एनर्जी कम है, तो इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस मिलेगा। जो ये एनर्जी डिफरेंस है इसी को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। ठीक है, ये देखिए, द एनर्जी डिफरेंस, मान लीजिए ये आपकी रेजोनेटिंग एनर्जी है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी है, ये आपकी कैनोनिकल स्ट्रक्चर की एनर्जी है, ये ज़्यादा है, ये कम है, तो इन दोनों के बीच में एक एनर्जी डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, गैप दिखाई दे रहा है, इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। दिस इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड कैनोनिकल स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज द रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, अब जब भी आप एक बात ध्यान रखना, जब भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो उसके कुछ रूल्स हैं। क्या रूल्स रहेंगे कि जो आपकी एटम की पोजीशन है वो सेम रहनी चाहिए। एटम की पोजीशन आप देख रहे हो हर जगह पर सेम है। नंबर ऑफ़ बॉन्ड है वो सेम होने चाहिए, अगर 4 बॉन्ड हैं तो आप देख रहे हो 4 ही बॉन्ड हैं। नंबर ऑफ़ लॉन पेयर सेम रहने चाहिए। आप देखिए यहाँ पर लॉन पेयर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हर एक में आप देखिए 8 ही लॉन पेयर हैं आपके। लॉन पेयर बढ़े नहीं हैं हमारे, जितने लॉन पेयर है उतने ही रहने चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी, और ये देखिए CO2 का हमने बना रखा है, CO2 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर, और हम क्या कर रहे हैं, और जब भी आप किसी भी लोन पेयर को शिफ्ट करते हो, जैसे मैंने ये लोन पेयर इस तरफ शिफ्ट किया तो ये अगला इधर शिफ्ट हो गया। जब हम शिफ्टिंग करते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसका यहाँ गया है तो इसके ऊपर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, आप पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दिखा सकते हो। आप इधर वाला भी शिफ्ट कर सकते थे, ये लोन पेयर इधर और ये इधर,
तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा आपका, क्योंकि इधर गया है तो ये पूरा का पूरा लोन पेयर के साथ आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोन पेयर को शिफ्ट कर सकते हो और जिस जहाँ से जा रहा है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखाओगे। ठीक है, जहाँ से यहाँ से जा रहा है, जिसके ऊपर आ रहा है उसके ऊपर आप नेगेटिव चार्ज दिखाओगे। आप देख रहे हो नंबर ऑफ लोन पेयर्स, नंबर ऑफ बॉन्ड सेम है, पहले भी 4 थे, ये देखिए ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद भी 4 ही हैं, बढ़े नहीं हैं बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड सेम है, एटम की पोजीशन सेम है, सिर्फ हमने लोन पेयर को क्या किया, शिफ्ट किया है। ठीक है, तो ये आपके क्या कर रहेंगे, रूल्स रहेंगे फॉर ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जैसे आप लेवी-स्ट्रोस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो वही आपके क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके बाद इस लेक्चर के बाद वी विल डिस्कस अबाउट द सम एटॉमिक थ्योरीज, ऑर्बिटल थ्योरीज। ओके, थैंक यू।